जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जी आज, और हम लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए डेफिनेशन पे बात करते हैं। अच्छा जी, ए कोई हमने सबसेट ले लिया, कैपिटल आर यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर, और सी जो है वो क्या है, क्लस्टर पॉइंट है, एंड सी भी है क्लस्टर पॉइंट। पहले क्लस्टर पॉइंट को समझ लें। क्लस्टर पॉइंट क्या है? क्लस्टर पॉइंट जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगर सी को ए का क्लस्टर पॉइंट कहते हैं तो इसका मतलब है सी के अंदर इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, सॉरी ए के अंदर इन्फिनिट पॉइंट्स हैं जो सी के अराउंड जमा हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग अराउंड सी। ठीक है, मतलब आप देखिए, अगर ये हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, तो ये सेट ए है, राइट, ये सेट ए है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम सी कहेंगे। अब सी को आप क्लस्टर पॉइंट कहेंगे कि सी ये जो है एक सीक्वेंस मौजूद हो, ठीक है, सीक्वेंस चलते 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 सी के अराउंड जो है इस तरह से क्लस्टरिंग, राइट, यानी कि ए के अंदर आपको एक सीक्वेंस मिल जाए जो सी को कन्वर्ज कर रहा हो। इसका मतलब जब आप कहते हैं सी क्लस्टर पॉइंट है इस ए का, सी क्लस्टर पॉइंट है इस ए का, तो हम कहेंगे भी फिर ए जो सेट है इसके अंदर आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगी जो चलते चलते सी के अराउंड जो है क्लस्टर बना रही है, क्लस्टरिंग अराउंड। देखिए आपको सेट जो है ये भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो है ये क्लस्टर पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये जो टोटल ये पॉइंट है और इसके अराउंड क्लस्टरिंग नहीं हो रही, हम इसको क्लस्टर पॉइंट नहीं कहेंगे। एब्स्ट्रैक्टली आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि ये जो है आइसोलेटेड पॉइंट है। ये क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट है। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है? ये आप जानते हैं कि अगर उसके ऊपर आप एक बॉल बनाएं, उसको सेंटर मानते हुए, इस एक्स को सेंटर मानते हुए एक मैं बॉल बनाऊं, ऑफ कोर्स हम एम्फेसाइज करते हैं छोटे रेडियस की तरफ, इसलिए फॉर एनी रेडियस की बात करते हैं जब आप लिमिट पॉइंट की बात करते हैं, तो उसमें इस एक्स के अलावा कोई और ना आए, तो तब हम कहते हैं ये आइसोलेटेड हो गया। ये क्या हो गया? आइसोलेटेड हो गया। यानी कि ये जो आपने ओपन सेट जी बनाया है, जी इंटरसेक्शन ये ए है, इंटरसेक्शन ए जब देखें तो वो सिर्फ ये एक्स ही मिले, एक्स के अलावा कोई और पॉइंट ना मिले। अगर एक्स के ऊपर एक बॉल बनाएं, अगर एक्स के ऊपर एक बॉल बनाएं, ऑफ कोर्स स्मॉल रेडियस का, जब एक्स के ऊपर एक स्मॉल रेडियस का बॉल बनाएंगे, ठीक है, तो रियल में ऑफ कोर्स इंटरवल होंगे, इंटरवल। तो फिर आप देखिए उस जी का ए के साथ इंटरसेक्शन एक्स के अलावा कुछ नहीं है। तो लिमिट पॉइंट में आप कहते थे कि एक्स के अलावा कुछ और भी आ जाए, अदर देन एक्स, अदर देन एक्स जो है इंटरसेक्शन में कुछ और भी आ जाए, यानी कि वहां पे आप कहते थे कि जी इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स, एक्स को निकाल दिया जाए तो तब भी वो नॉन एम्प्टी हो, यानी कि एक्स के अलावा इस इंटरसेक्शन में एलिमेंट मौजूद हों, तब आप कहते थे वो लिमिट पॉइंट है। देखिए वैसे तो किताबों में लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट को एक ही कहा, बल्कि एक और लफ्ज़ लिखते हैं एक्युमुलेशन पॉइंट, ठीक है, लेकिन जो कुछ ऐसे आथर भी हैं जो थोड़ा सा इनमें फ़र्क करते हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। गो के एग्जांपल देना मुश्किल है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। मैं आपको ऐसी एग्जांपल दे दूं
कि मेरे पास एक लिमिट पॉइंट है जो क्लस्टर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात क्यों, इसलिए लोग जो है लिख देते हैं क्लस्टर पॉइंट विद इन ब्रैकेट आर लिमिट पॉइंट आर एक्यूमुलेशन पॉइंट, ये सारे बात कर लेते हैं। लेकिन जब हम डेफिनेशन देते हैं तो डेफिनेशन जो है वो बता रही है कि इनमें फ़र्क है, ठीक है। वो देखिए कैसे, ये आइसोलेटेड पॉइंट हो गया, इसका मतलब लिमिट पॉइंट नहीं है। तो लिमिट पॉइंट कहता है इसके अलावा कम से कम एक एलिमेंट और आना चाहिए, लेकिन हमने क्लस्टरिंग अराउंड की बात नहीं की। हमने ये डेफिनेशन दी है कि जी इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स शुड बी नॉन एम्प्टी, जबकि क्लस्टरिंग अराउंड इसको क्लस्टर पॉइंट कहते हैं अगर उसके गिर्द पॉइंट आना शुरू हो जाए, यानी कि जब इसके ऊपर बाल लगाएं, ओपन बाल बनाएं, तो वो सी के अलावा उसका जो इंटरसेक्शन है वो 1 2 3 नहीं है, वो इन्फिनिट है। क्लस्टरिंग अराउंड है ना जी, आप समझ लें कि जी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जी, एक दायरा इन्फिनिट पॉइंट्स हैं छोटी सी रीजन में, तो उसके ऊपर वो सारा फील्ड है। आप यूँ समझें कि ये इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, इन्फिनिट पॉइंट्स हैं और बीच में कहीं सी है। ये इन्फिनिट पॉइंट्स हैं आपके इस छोटे से डिस्क में, और सारे के सारे पॉइंट जिसके अंदर मौजूद है उनके बीच में सी है। अब सी को सेंटर मानते हुए छोटे से छोटा दायरा भी लगाएंगे तो उसके अंदर इन्फिनिट पॉइंट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इन्फिनिट पॉइंट्स, क्योंकि जैसे लाइन के ऊपर दो नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट नंबर्स होते हैं, ऐसे प्लेन में अगर आप डिस्क बनाएंगे तो डिस्क के ऊपर भी इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। यू कैन नेवर डिसाइड, बेशुमार आप बना सकते हैं, ठीक है। वहाँ भी यही है, दो नंबर एक ये हो गया, उनके दरमियान इन्फिनिट नंबर दिखाए जा सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर की शेप में, ओके। तो अब ये जब एक पॉइंट सी जिसको आप क्लस्टर पॉइंट कहना चाहते हैं उसके अराउंड इन्फिनिट पॉइंट्स मौजूद हैं, यानी कि एक सीक्वेंस मौजूद है जो चलते चलते उसको कन्वर्ज करगी। रियल एनालिसिस में तो हम लाइन में दिखा देते हैं, लेकिन मीट्रिक स्पेस में आपको ऐसे करना पड़ेगा कि सीक्वेंस चलती चलती क्लस्टरिंग अराउंड होना शुरू हो गई है। इसका मतलब पहली बात तो ये है कि ये जो क्लस्टर पॉइंट होता है ये नॉन आइसोलेटेड होता है, ये कभी भी आइसोलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोलेटेड तो लिमिट पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्लस्टरिंग अराउंड है, पॉइंट्स आर क्लस्टरिंग अराउंड सी के ऊपर साथ साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे आप देखें ये शहद की मक्खियों का जो छत्ता है, आप उसमें बेशुमार बैठी होती है, क्लस्टरिंग अराउंड कर रही होती है, उसके अलावा उसको शहद वाले को अगर हम सी मान लें तो उसके ऊपर बेशुमार मक्खियाँ, जहाँ भी दायरा लगाएंगे उसको सेंटर मानते हुए यू आर गेटिंग रिंग लेना ना, आप कहीं से भी रिंग गुजारे जिसमें वो सारा क्या, तो उस रिंग के अंदर बेशुमार जो है वो आ जाएंगी। बहरहाल ये मैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। सिमिलरली जब मीट्रिक स्पेस में आप कहेंगे कि ये सीक्वेंस उसको कन्वर्ज करता है, तो सीक्वेंस वाली सेट से आप बाहर तो नहीं आप निकाल रहे, हाँ पॉइंट बाहर जा सकता है, लेकिन पॉइंट बाहर जाएगा भी तो यहाँ तक आ सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। इधर ये सीक्वेंस जाते 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 यहाँ क्लस्टरिंग अराउंड होना शुरू हो जाएगा, यहाँ अब ये इधर ही चलता रहेगा। अगेन नियर दिस पॉइंट यू हैव इन्फिनिट पॉइंट्स, जब भी आप इसके ऊपर छोटा सा दायरा भी लगाएंगे तो यू आर गेटिंग इन्फिनिट पॉइंट्स इन दिस। इसका मतलब क्या हुआ है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई क्लस्टर पॉइंट, अगर सी जो है वो ए का क्लस्टर पॉइंट है तो फिर ए के अंदर एक सीक्वेंस मौजूद है जो सी को कन्वर्ज करती है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं ये एक सब सीक्वेंशियल लिमिट है। क्लस्टर पॉइंट क्या है? सब सीक्वेंशियल लिमिट है, यानी कि ए के अंदर एक सीक्वेंस मौजूद है जो सी को कन्वर्ज करता है व्हेनेवर यू आर सीइंग। अब वो जो फ़र्क है लिमिट पॉइंट का क्लस्टर पॉइंट का वो आप समझ गए, ये डेफिनेशन की हद तक है, लेकिन चूंकि वहाँ भी फॉर एनी आ जाता है तो फॉर एनी इसका मतलब जैसे ही छोटा करेंगे जितना भी रेडियस, तो वो भी एक्स के अलावा कुछ ले रहा है तो बात करीब करीब पहुँच जाती है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे जो बाल आप लेते हैं फॉर एनी रेडियस, ठीक है, हाउएवर स्मॉल,
तो जितना भी इस्तेमाल करते हैं इस x के अलावा कोई और ज़रूर आ जाता है, तो करते करते ऑफ कोर्स वो इन्फिनिट वाला कॉन्सेप्ट उसमें नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन लिखते वक्त हम लिखते ऐसे ही हैं कि जी इंटरसेक्शन है, एम्फेसाइज नहीं करते इस तरह से। तो यहाँ हम एम्फेसाइज करते हैं कि भाई अगर सी क्लस्टर पॉइंट है तो फिर इन्फिनिट पॉइंट्स हैं जो क्लस्टरिंग अराउंड सी हैं, क्लस्टरिंग अराउंड सी हैं, और इसका मतलब सी के नियर जो है वो एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है वो जो सी को कन्वर्ट कर रहा है। तो फिर यहाँ से मैंने क्या डिड्यूस किया कि जनाब सी जो है अगर वो क्लस्टर पॉइंट है तो वो सब सीक्वेंशियल लिमिट है। अब ये पहली बात, यहाँ एक बात मेरे जहन में आ रही है कि हर सब सीक्वेंशियल लिमिट क्लस्टर पॉइंट नहीं है। क्लस्टर पॉइंट ज़रूर सब सीक्वेंशियल लिमिट है, लेकिन हर सब सीक्वेंशियल लिमिट जो है वो क्लस्टर पॉइंट नहीं है। पहले इस पे बात कर लें फिर। अब ये भी आइडिया क्लियर हो गया कि आइसोलेटेड पॉइंट तो होता है जिसमें सिर्फ एक्स ही आ जाए, जब बॉल के इसके ऊपर एक रेडियस, क्योंकि फारा नहीं है ना, तो एक भी मिल जाए जिसमें एक्स के अलावा कोई और ना आ सके तो ये आइसोलेटेड हो जाएगा। चूँकि लिमिट पॉइंट में फॉर एवरी रेडियस की बात हम करते हैं, तो ये फॉर एवरी के अगेंस्ट एक मिल गया ऐसा आपको रेडियस के बॉल बनाया, तो सिर्फ एक्स ही इंटरसेक्शन बचा और कुछ नहीं बचा। इसका मतलब एक्स आइसोलेट हो गया। एक्स क्या है? आइसोलेट है, आइसोलेटेड है। लिमिट पॉइंट में, क्लस्टर पॉइंट में जो पॉइंट होता है सी या एक्स, वो नॉन आइसोलेटेड होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें हम जी इंटरसेक्शन या एक्स फॉर एनी करते हैं तो अप टू सम एक्सटेंट ये क्लोज हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि बाज़ का तो आथर लिख ही देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि एवरी क्लस्टर पॉइंट इज़ अ लिमिट पॉइंट, एवरी क्लस्टर पॉइंट इज़ ए लिमिट पॉइंट। लेकिन कन्वर्स एवरी लिमिट पॉइंट इज़ अ क्लस्टर पॉइंट, ये मेरे लिए अभी कहना मुश्किल है, ठीक है। गो मैंने कहा है कि लोग कहते हैं दोनों सेम है, लेकिन हो सकता है कल को कोई बंदा ऐसी डेफिनेशन बनाए या ऐसी डेफिनेशन या ऐसी कोई स्पेस बनाए, नई स्पेस बना दे, कोई ऐसा डेफिनेशन बना दे, या हो सकता है कोई ऐसी एग्जांपल मौजूद हो जो मेरे इल्म में नहीं है। इफ़ यू नो यू कैन राइट टू मी, ठीक है, जिसमें वो पॉइंट लिमिट पॉइंट तो हो लेकिन वो क्लस्टरिंग अराउंड का सेंस ना पूरा कर रहा हो, ठीक है। ख़ास अंदाज से रेडियस भी ख़ास अंदाज से लिया जा सके। अगर ख़ास अंदाज से रेडियस लिया जा सके तो हो सकता है बहुत स्मॉलर को एम्फसाइज ना कर सके आप, तो यू मे हैव सम एग्जांपल। सो दैट्स व्हाई इन माय व्यूज़, ये मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल से गो के ऐसा लिखा नहीं जाता। लोग लिखते हैं लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट और एक्युमुलेशन पॉइंट, लेकिन ये थोड़ी सी डेफिनेशन जो है ऐसी है कि जिसके ऊपर बहुत सी डिस्कशन लोगों ने की होंगी या की हुई होंगी, ठीक है। और बुक्स में भी ऐसे ही है, बुक्स में भी कई डिस्कशंस हैं। तो मेजॉरिटी जो है दे आर एक्सेप्टिंग लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट, और सॉरी क्लस्टर पॉइंट लिखें, क्लस्टर पॉइंट ब्रैकेट में आर लिमिट पॉइंट और एक्युमुलेशन पॉइंट, ठीक है। लेकिन बाहर लिमिट पॉइंट लिखा हो और अंदर लिखा हो आर क्लस्टर पॉइंट आर, ये शायद मुश्किल हो जाए लिखना ऐसे। बाहर क्लस्टर पॉइंट लिखें और ब्रैकेट में लिखें आर लिमिट पॉइंट, ये तो क्लियर है, वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि एवरी क्लस्टर पॉइंट इज़ अ लिमिट पॉइंट, बट क्या हर लिमिट पॉइंट क्लस्टर पॉइंट है? अभी डेफिनेशन तो यही बता रही है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा है कि हो सकता है ऐसी कोई स्पेस की एग्जांपल बनाई जा सके जिसमें रेडियस के ऊपर कोई ऐसी शर्त लगा दी जाए कि फॉर एवरी रेडियस भी थोड़ा क्लस्टरिंग अराउंड से बच जाए। ओके, तो कम टू नेक्स्ट, ये तो क्लियर हो गया क्लस्टर पॉइंट क्या है। लेकिन मैंने एक और बात कही है, वो क्या है कि जनाब जो क्लस्टर पॉइंट होता है वो सब सीक्वेंशियल लिमिट होती है। तो क्या हर सब सीक्वेंशियल लिमिट भी क्लस्टर पॉइंट है? नो, दिस इज़ नॉट द केस। क्योंकि वो जो नंबर है अगर उसी का सीक्वेंस ले लिया जाए, कांस्टेंट सीक्वेंस, उसी को रिपीट कर करके, तो वो एक सीक्वेंस तो मिल गई आपको, कांस्टेंट सीक्वेंस जो उसको कन्वर्ज कर रही है, लेकिन उससे दूसरे नंबर का फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। आप ये देखिए, अगर मैं ये ले लूँ -1 पावर n, 1 प्लस -1 पावर n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर मैं ये सेट ले लूँ
तो आप देखिए इसके अंदर क्या बनेगा। जब भी ऑड होगा तो जवाब 0 आ जाएगा, जब इवन होगा तो जवाब 2 आ जाएगा। तो ये बनती है ये वाली सीक्वेंस 0 2 0 2 0 2 0 2 so on. If you look at this, this is 0 2, तो इसका मतलब इसके अंदर 0 0 0 यानी कि वो है 1 प्लस माइनस 1 पावर 1, 1 प्लस माइनस 1 पावर 3, 1 plus minus 1 power 5, and so forth. You are getting a sequence which is converging to 0. इसका ना 0 जो है सबसीक्वेंशियल लिमिट है, 0 इज अ सबसीक्वेंशियल लिमिट। 2 भी है, एक सीक्वेंस है, 1 प्लस माइनस 1 पावर 2, 1 प्लस माइनस 1 पावर 4, एंड सो फोर्थ, इन्फिनिट टर्म्स है। यू आर गेटिंग अ सीक्वेंस जो कि कांस्टेंट सीक्वेंस ही नजर आ रहा है, वो सीक्वेंस है जो 2 को कन्वर्ज कर रहा है। यस, देयर इज अ सीक्वेंस, सो 2 इज अ सबसीक्वेंशियल लिमिट। पहले तो बात होगी कि इस सेट के दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सबसीक्वेंशियल लिमिट हैं, क्योंकि इसके दो सबसीक्वेंसेस हैं, एक 0 को कन्वर्ज कर रहा है और दूसरा सबसीक्वेंस जो है वो 2 को कन्वर्ज कर रहा है। ऐसा 0 और 2 दोनों जो हैं वो सबसीक्वेंशियल लिमिट है, बट नन ऑफ देम इज अ क्लस्टर पॉइंट। क्या 0 क्लस्टर पॉइंट है? कौन सी सीक्वेंस है जो क्लस्टरिंग अराउंड 0 है? कौन सी सीक्वेंस है? क्या आपके पास कोई सीक्वेंस है जो क्लस्टरिंग अराउंड 0 है? नहीं, बल्कि आप तो 1/2 का ही रेडियस, 1 रेडियस ही ले लें। 1 रेडियस पे भी अगर 0 के ऊपर ये आपका 0 है और ये आपका 2 है, ठीक है, 0 2, तो 0 के ऊपर 1 रेडियस, ये 1 हो गया। तो 1 रेडियस का एक बॉल बनाएंगे तो इसके अंदर 0 के अलावा तो कोई पॉइंट आ नहीं रहा, लिहाजा 0 तो है, इसका आइसोलेटेड पॉइंट है इस सेट का। इस सेट के अंदर कोई पॉइंट, कोई सीक्वेंस ऐसा नहीं है जो क्लस्टरिंग अराउंड 0 है। भाई क्लस्टरिंग अराउंड 0 का मतलब 0 के अलावा नंबर होने चाहिए, 0 0 कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, जैसे 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/1000, 1/10,000, चलते चलते ये एक सीक्वेंस चल रही है जो 0 को कन्वर्ज कर रही है। बल्कि n की लार्ज वैल्यूज़ के लिए 1 ओवर सीक्वेंस की जो 1 ओवर n की सीक्वेंस है वो क्लस्टरिंग अराउंड 0 शुरू हो जाएगी, लिहाजा उस केस में जो 0 है वो क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा, राइट। ओके, सो दैट्स व्हाई अब ये जो सेट है इसके अंदर दो मैंने सब सीक्वेंशियल लिमिट्स दिखाई, दो सब सीक्वेंस भी दिखाए, जो कि एक 0 को, 0 भी इसकी सब सीक्वेंशियल लिमिट है, 2 भी इसकी सब सीक्वेंशियल लिमिट है, लेकिन दोनों में से कोई भी क्लस्टर पॉइंट नहीं है। यानी कि आपके लिए चूंकि क्लस्टर पॉइंट नहीं है इसलिए लिमिट पॉइंट भी नहीं है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो भी फाइनाइट सेट होता है उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, वो इसी वजह से चूंकि उसका क्लस्टर पॉइंट भी नहीं है, राइट। So I can have one statement: every cluster point is a limit point. Whether every limit point is a cluster point, मैंने कहा कि ये मेरे लिए भी एक क्वेश्चन है, राइट, लेकिन लोग इसको सेम समझते हैं। तो अभी जब तक आपको ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती तो आप भी सेम समझिए। अच्छा, दूसरी बात, क्लस्टर पॉइंट क्या है? क्लस्टर पॉइंट एक सबसीक्वेंशियल लिमिट है, राइट। तो क्या हर सबसीक्वेंशियल लिमिट क्लस्टर पॉइंट होगी? नो नो, दिस इज नॉट द केस। इसका मतलब हर क्लस्टर पॉइंट एक सबसीक्वेंशियल लिमिट है, लेकिन हर सबसीक्वेंशियल लिमिट जो है वो क्लस्टर पॉइंट नहीं है। देखिए, अब आप कहेंगे कि भी हमने तो क्लस्टर पॉइंट पे बहस करनी शुरू कर दी है, इसी के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दिया, हमें क्लस्टर पॉइंट की ज़रूरत क्या है? जब आप लिमिट की बात करना चाहते हैं, लिमिट जो है वो बहुत क्लोज पॉइंट्स की बात होनी है। लिमिटिंग एक पॉइंट है, उसको आप राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं, उसको आप लेफ्ट से भी अप्रोच करते हैं। इसका मतलब उसके गिर्द पॉइंट्स क्लस्टरिंग अराउंड होने चाहिए, उसके गिर्द, या बेशक राइट से क्लस्टरिंग अराउंड हो, बेशक लेफ्ट पे क्लस्टरिंग अराउंड नहीं है तो राइट वाली क्लस्टरिंग अराउंड ही चल जाएगी। हम देखते हैं इसको। देखिए, अगर मैं ये नहीं कहता दोनों साइड से क्लस्टरिंग अराउंड हो, ये जो पॉइंट है तो ये चलते 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 यहाँ क्लस्टरिंग अराउंड होना शुरू हो जाएगी। अब मैं रियल के ऊपर बात कर रहा हूँ।
इधर से, यानी कि अगर उसकी राइट साइड पे नहीं भी है, राइट साइड पे जो क्लस्टरिंग अराउंड होगी वो राइट लिमिट के बारे में आइडिया देगी, और लेफ्ट साइड पे जो क्लस्टरिंग अराउंड होगी वो लेफ्ट लिमिट के बारे में आइडिया देगी। अगर दोनों साइड से क्लस्टरिंग अराउंड होगी तो फिर हम राइट से भी उसका लिमिट देखेंगे और लेफ्ट से भी लिमिट देखेंगे। ये मैं आगे जाके इसको एलैबोरेट करूंगा, आज हमने ये सारी बातें समझनी है इस लेक्चर में। ओके, सो आई हैव टू रिमार्क, जो क्लियर रिमार्क है। वन इज एवरी क्लस्टर पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट, एंड सेकेंडली every cluster point is a subsequential limit, and thirdly a subsequential limit may not be a cluster point as I have shown in my last example, right? चलिए अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि वाई हम क्लस्टर पॉइंट की बात क्यों कर रहे हैं, चूंकि हमने इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन के बारे में बात करनी है, फंक्शन के बारे में बात करनी है, तो हमें इसकी क्लस्टरिंग अराउंड पॉइंट जो है उनके ऊपर भी इसको देखना है। पहला आइडिया मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज कर लूँ अपने कॉन्सेप्ट को कि ये देखिए, ये मेरा फंक्शन है, तो मैं इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन यहां से ऑफ कोर्स वैल्यू नहीं दे रहा, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन जो है वो अपनी वैल्यू नहीं दे रहा, तो इसके नीचे ये मेरा c है। अब c के ऊपर फंक्शन वैल्यू नहीं दे रहा, इसको मैं रेड से दिखा देता हूँ, रेड शो, यहाँ पे रेड दायरा में लगा देता हूँ कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बाद में हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। अब इसका मतलब है कि एफ ऑफ सी जो है वो नॉट डिफाइंड। पहली बात तो यह है कि फंक्शन हमारा सी के ऊपर वैल्यू नहीं दे रहा। जब सी के ऊपर फंक्शन वैल्यू नहीं दे रहा, तो अब एफ ऑफ सी की वैल्यू होती तो कितनी होती, होती तो क्या होती, इसके बारे में जानने के लिए आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हमें सी की नेबरहुड में आना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, फिर बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू क्या थी, यहाँ पे वैल्यू क्या थी। तो इन वैल्यूज को देखने के लिए फिर सी के अराउंड क्लस्टरिंग अराउंड नंबर होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए जिनके ऊपर इन ऐसा एक सीक्वेंस होना चाहिए जो चलते चलते सी को कन्वर्ज कर दे। इधर से भी सीक्वेंस मिल जाए जो सी को कन्वर्ज कर दे, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर हमें उस पॉइंट के लेफ्ट से भी आइडिया हो जाएगा, उस पॉइंट के राइट से भी आइडिया हो जाएगा, राइट। आइडिया देखिए क्या है, आप सी के ऊपर फंक्शन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, पहला क्वेश्चन, सी के ऊपर हमारा फंक्शन की एफ ऑफ सी जो है वो हमें उसकी वैल्यू नहीं मिल रही फंक्शन की, कि सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, आई नो नथिंग। तो अब मैं क्या करूं, फिर लाजमी बात है कि सी से पहले जो सीक्वेंस, जो क्लस्टरिंग अराउंड सी है, जो पॉइंट सी की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, एक सीक्वेंस चल रहा है, इन्फिनिट पॉइंट्स है यहाँ पे, उनके ऊपर मुझे फंक्शन की वैल्यू को देखना शुरू कर देना चाहिए। फिर इस तरह से राइट साइड पे क्लस्टरिंग अराउंड सी है, उनके ऊपर भी वैल्यू मुझे देखनी शुरू कर दे, यहाँ से भी मुझे वैल्यू, यहाँ भी एक सीक्वेंस है जो सी को चल रहा है, तो यहाँ भी मुझे वैल्यू देखनी शुरू कर देनी चाहिए। फिर मैं देखूंगा कि सी के ऊपर तो फंक्शन डिफाइन नहीं था, लेकिन सी की लेफ्ट क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, सी की लेफ्ट ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि सी की लेफ्ट पे सी की वैल्यू जो है वो लेट्स से 5 है, सी की वैल्यू लेफ्ट साइड से सी की वैल्यू, तो हम इसको लिख लेते हैं कि एफ ऑफ सी जो है वो 5 को अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ सी की वैल्यू तकरीबन 5 हो रही है लेफ्ट साइड पे। जब सी अप्रोच कर रहा है 5 नेगेटिव को, ऊपर हम 5 नेगेटिव लिख रहे हैं, इसका मतलब जब सी को लेफ्ट से जो सीक्वेंस चल रही है, सी की लेफ्ट पे जो सीक्वेंस चल रही है वो तकरीबन 5 वैल्यू दे रही है, और हमें पता है कि एफ ऑफ सी जो है वो भी 5 दे रहा है अगर सी टेंड्स टू 5 प्लस हो। जो सी के राइट साइड पे जो सीक्वेंस है वो भी तकरीबन 5 ही वैल्यू दे रही है।
तो इसका मतलब है सी के लेफ्ट पे भी वैल्यू तकरीबन 5 है, सी के राइट पे भी ये लेंथ 5 है। वैल्यू का मतलब ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ ये भी 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ भी 5 है। सी के राइट पे भी लेफ्ट वैल्यू 5 है और सी के राइट पे भी वैल्यू सी के ऊपर 5 है। तो अगर सी पे वैल्यू होती तो कितनी होती, फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस होता तो 5 ही होती जनाब। ये नहीं है कि आप यूँ से यहाँ 5 फिर वो ऊपर चले गए फिर 5 आ गई, ठीक है। इसका मतलब अगर ऐसे हुआ होगा तो फंक्शन टूटा है, ठीक है। ये अभी बात नहीं कर रहे, मैं आगे जाके बात करूँगा, अभी तो मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ। आप समझिए कि ये सी वही है जिसके बारे में आपको ख़बर नहीं है, ठीक है। जैसे इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता होता हूँ कि भाई सी जो है लेट से एक बंदा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और आप बताइए कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन सबसे बेहतर कौन देगा। एक उसके राइट वाला जो घर है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा और एक उसके जो लेफ़्ट वाला घर है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अगर तो दोनों की इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, राइट वाला कहता है जी बड़ा अच्छा बच्चा है और लेफ़्ट वाला कहता है जी भाई ये तो बड़ा ख़राब आदमी है, इससे बच के रहिए ज़रा, तो आपका आइडिया ख़राब हो गया। लेफ़्ट और राइट लिमिट आपकी इक्वल नहीं है। आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट एबल टू फाइंड। लेकिन अगर राइट और लेफ़्ट की इंफॉर्मेशन सेम आ जाए, ठीक है, राइट वाले की इंफॉर्मेशन भी वही हो लेफ़्ट वाले की इंफॉर्मेशन, तो आप कहेंगे एटलीस्ट लिमिट एग्जिस्ट, मेरी अप्रॉक्सीमेशन है इसके बारे में कि इसकी ये इन्फॉर्मेशन हो सके। फिर उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, वो फिर फंक्शनल वैल्यू है, वो हम देखेंगे, बात की बात है। लेकिन अभी हम ये लिमिट के बारे में, तो लिमिट क्या है, लिमिट राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से फंक्शन के बारे में ख़बर है कि फ़ंक्शन की तकरीबन वैल्यू क्या है, ठीक है। फंक्शन के राइट साइड से वैल्यू क्या है, फंक्शन की लेफ़्ट साइड से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है। अगर वो राइट सी जिस पे फंक्शन ख़बर नहीं दे रहा, सी से पहले भी ख़बर सेम है, वो भी 5 है और सी के बाद वैल्यू भी तकरीबन 5 है, माइनस और प्लस सिंबल है कि हम लेफ़्ट से देख रहे हैं सी को, हम सी को राइट से देख रहे हैं, 5 के लेफ़्ट से, सी 5 के राइट से। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें 5 नहीं करना चाहिए, फर्ज कर यहाँ पे कोई नंबर है जो कि x कह लेते हैं, x टेंड्स टू c नेगेटिव और c प्लस, यानी कि c के ऊपर हम देखना चाहते हैं। तो x अगर c नेगेटिव की तरफ जब जा रहे हैं आप, x c नेगेटिव तो वैल्यू 5 आ रही है, और जब c प्लस c के आगे से वैल्यू देख रहे हैं तो वो भी 5 आ रही है। तो इसका मतलब c के ऊपर जो आपकी जो अप्रॉक्सीमेशन बन रही है उसकी वैल्यू के बारे में वो 5 है, ठीक है, राइट। ये तो हो गया जी। अब एक और क्वेश्चन, अब आपके पास है ही लेफ़्ट से इंफॉर्मेशन, राइट से इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है जी, आपका आखिरी घर है, आगे घर ही कोई नहीं है, ख़त्म हो गया घर। तो फिर जो लेफ़्ट से इंफॉर्मेशन आ रही है उसी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, वही लिमिट बनेंगे, ठीक है। अगर वन साइडेड आपकी लिमिट है, आपके पास टू साइडेड लिमिट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो जो आपकी लेफ़्ट लिमिट होगी बेसिकली वही लिमिट ऑफ द फंक्शन होगी एट सी। और इस तरह से अगर राइट पे है लेफ़्ट पे नहीं है तो राइट की लिमिट जो है वो लिमिट ऑफ द फंक्शन होगी। अगर दोनों अवेलेबल हैं, यू आर इन बिटवीन द टू, तो फिर आपको लेफ़्ट से भी देखना पड़ेगा, राइट से भी देखना पड़ेगा। अगर दोनों की खबर सेम है तो फिर आप अप्रॉक्सीमेशन रख सकते हैं अपने जहन में कि अप्रॉक्सीमेटली ये लिमिट हो सकती है, ठीक है, ये ओके। तो अब इसको आगे लेके चलते हैं। ओके जी, तो अब आपको ये आइडिया भी क्लियर हो गया कि वाई यू आर टेकिंग अ क्लस्टर पॉइंट टू डिफाइन लिमिट। अब हम आगे चलते हैं और रियल लाइन में देखें जी, रियल लाइन में ऑफ कोर्स जब आप इंटरवल की बात करते हैं, जब आप इंटरवल की बात करते हैं तो सी के ऊपर जब आपने रियल लाइन के ऊपर सी के ऊपर लिमिट को देखना होता है तो सी जो है इंटरवल का एंड पॉइंट हो सकता है इंटरवल को बिलोंग ना कर रहा हो, इंटरवल को बिलोंग ना कर रहा हो। आपका ये भी हो सकता है ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इसके ऊपर लिमिट की बात की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि आप लेफ़्ट साइड से सी के लेफ़्ट साइड पे जो है
बहुत से पॉइंट्स हैं जो सी को कन्वर्ज कर रहे हैं, और सी अगर क्लोज्ड है तब भी इस पे बात की जा सकती है। इस तरह से ये भी हो सकता है सी टू बी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर सी ऐसे, तो हमें सी से पहले नहीं आइडिया, सी से पहले हमें आइडिया नहीं है कि सी से पहले क्या है, लेकिन बाद में सी टू बी है, तो बी से इधर को एक सीक्वेंस है जो क्लस्टरिंग अराउंड सी है। दैट्स वाई रियल लाइन में जब आप लिमिट की बात करेंगे तो हमें क्लस्टर पॉइंट की बात करनी पड़ेगी, राइट? ओके, अब आइए, क्या है जी क्लस्टर पॉइंट? हो गया, ए आर है, सी क्लस्टर पॉइंट है, और फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर है। अ रियल नंबर एल को हम कहेंगे इस सेट टू बी लिमिट पॉइंट, लिमिट ऑफ एफ एट सी, हम सी के ऊपर लिमिट कहेंगे। इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव साइड एट दिस। मैं भी आपको साबित करूंगा कि ये जो मैंने आइडिया फ्लोट किया है, जो डिस्कस किया है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात कह रहा है, ठीक है? मतलब ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, और फंक्शन में यहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यू अवेलेबल नहीं है, सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ये यही कह रहा है कि x माइनस सी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि x और c आपस में इक्वल नहीं है, c को छोड़ के हम बात करेंगे, c के अलावा बात करेंगे। ओके, x बिलोंग टू a, इफ x बिलोंग टू a, x a का मेंबर हो। यहाँ पे हमने वो ओपन इंटरवल की बात को वायलेट कर दिया है, लेकिन वो मैंने रियल के ऊपर बात की है कि रियल में, क्योंकि अगर वो जो क्लस्टर पॉइंट है, क्योंकि ये सबसीक्वेंशियल लिमिट है, सबसीक्वेंशियल लिमिट जो है आपको पता है कि लिमिट का सेट को बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है। जैसे 1/n जो है, एक सीक्वेंस 1/n है, और यहाँ n बिलोंग टू n है, तो ये सीक्वेंस जो है, ये देखिए ये 0 को कन्वर्ज करिए, लेकिन 0 इस सेट को बिलोंग नहीं करता। जैसे आप कोई नेचुरल नंबर रखें कि खा कितना भी बड़ा हो, कुछ ना कोई नंबर तो आएगा, तो 0 तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। आप अगर 1/10,000 या 1/1 करोड़ कुछ भी लगा लें, तो वो एक छोटा स्मॉल नंबर तो मौजूद है, 0 तो इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको कई ऐसी सीक्वेंसेस दिखा सकते हैं, इसकी कई सब सीक्वेंसेस दिखा सकते हैं, बल्कि ये खुद सीक्वेंस खुद से भी ये 0 को कन्वर्ट कर रही है, 0 का इसको बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है। दैट्स वाई हमने कहा था जो क्लस्टर पॉइंट है वो क्या है, सब सीक्वेंशियल लिमिट है। चूँकि सब सीक्वेंशियल लिमिट जो है वो उसको बिलोंग नहीं करती, दैट्स वाई हमने ओपन और क्लोज इंटरवल की बात की। लेकिन जब हम लिमिट को डिफाइन कर रहे हैं, ये बार्टल की बुक से, तो वो कहते हैं जी एक्स भी ए को बिलोंग करे, ये ज़्यादा हम बेहतर तरीके से उसको पेश करना चाहते हैं कि फ़र्ज़ करें एक्स भी इंटरवल के अंदर है, ताकि आपके जहन में बाहर वाली जो चांस है उससे कोई डाउट पैदा होता है वो भी ख़त्म कर दिया कि एक्स ए का मेंबर हो, और एक्स माइनस सी जो है ये सी के अराउंड नेबरहुड है, डेल्टा नेबरहुड है। अभी मैं बताता हूँ ये क्या है कि डेल्टा एक बहुत स्मॉल नंबर है, वो तमाम एक्स जिनका सी से डेविएशन लेसर देन अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, उनके ऊपर जो वैल्यूज हैं उनका एल से डेविएशन जो है लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। ठीक है, इस बात को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। इसके मैं दो हिस्से बनाता हूं। देखिए, इसको मैं यूं कहता हूं, डेल्टा एप्सिलॉन और डेल्टा का पता है, एप्सिलॉन भी स्मॉल नंबर है, डेल्टा भी स्मॉल नंबर है, इसके ऊपर हमने बात कर ली हुई है, राइट। अच्छा, ये जो है 0 लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, इसमें दो बातें हैं। ये जो कहता है ना 0 लेस देन एक्स माइनस सी मॉड, ये देखिए इसका मतलब है कि x माइनस सी का डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 है। अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 हो, ये आप जानते हैं मीट्रिक स्पेसिस में, अगर dx y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू y, 0 इफ एंड ओनली। आप कहते हैं जी dx y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। इसी का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बनेगा, if dxy is not equal to 0, if and only if x is not equal to y, when this is greater than 0, it means this is not equal to 0, this means that x is not equal to c, right? तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो है ये बता रहा है कि डी एक्स सी जो है ग्रेटर देन जीरो, सो डी एक्स सी इज नॉट इक्वल जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू सी। तो यहां से डायरेक्ट हमें ये पता चल रहा है, राइट। ये तो मैंने जस्ट टू रिकॉल फ्यू प्रीवियस डेफिनेशन मीटर। तो ये जो पहला हिस्सा है इसका ये कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू सी, वो इसलिए कि c के ऊपर तो हमें खबर ही नहीं है फंक्शन की, और जनाब c के ऊपर तो प्रॉब्लम आई थी तभी तो लिमिट की तरफ चले थे। तो c को आप छोड़ दें, ज़रा c को मुस्तशना कर दें, राइट, क्योंकि c के ऊपर तो वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर यहाँ चूंकि आपने f ऑफ x लिखना है, f ऑफ x यानी कि उन वैल्यूज की डेविएशन l से देखनी है। तो अगर c पे आपको वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है तो फिर f ऑफ c कहाँ से देखेंगे? दैट्स वाई c जो है इस डोमेन में शामिल नहीं है, इसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, इसके दो से। तो ये क्लियर हो गया। दिस पोर्शन इज एम्फसाइजिंग दैट x इज नॉट इक्वल c। और दूसरे वाला पोर्शन क्या कहता है? दूसरे वाला ये कहता है, अब इसको थोड़ा सा मैं यूं लिख लेता हूं कि ये कहता है जी एफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा, आई कैन से whenever x minus c mod less than delta when x is not equal to c and x belong to a। अब उस डेफिनेशन में यहां दिया कि इन दोनों का डिस्टेंस, हर एफ एक्स का डिस्टेंस l से लेस देन एप्सिलॉन होगा जब भी x जो है इस इंटरवल को बिलोंग करता है। मैं इसको थोड़ा और एम्फेसाइज कर रहा हूँ, थोड़ा मैंने जो बात स्टार्ट में की है मैं इसको उसकी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ओके, इसको खोलें तो ये क्या है? माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू सी, एक्स बिलोंग टू ए। इसका मतलब क्या है? इसको मैं जरा सॉल्व कर लेता हूँ। एल को इधर भी ऐड कर दें, इधर भी ऐड कर दें, इधर भी ऐड कर, तीनों साइड पे एल को ऐड कर दें, इधर तीनों साइड पे सी को ऐड कर दें। तो ये बन जाएगा आर एफ एक्स माइनस एप्सिलॉन, सॉरी एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन व्हेन एवर c minus delta less than x less than c plus delta, x is not equal to c, ठीक है। और इसका मतलब है कि एफ एक्स बिलोंग टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, राइट, व्हेन एवर एक्स बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, राइट, एंड x इज नॉट इक्वल टू c। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं कहां पे पहुंच गए कि एफ एक्स बिलोंग टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन वेन एवर एक्स बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा c plus delta, x is not equal to c। What is this? मैंने आपको बताया था कि इसको हम नेबरहुड मान सकते हैं। L की चूंकि ओपन इंटरवल है, L के ऊपर एक स्मॉल ओपन इंटरवल है, एप्सिलॉन रेडियस का है, तो इसको एप्सिलॉन नेबरहुड मान लें। इसका मतलब है एफ एक्स बिलोंग टू v एप्सिलॉन ऑफ L, या नेबरहुड भी कह सकते हैं। अगर v को आप नेबरहुड मानना चाहें तो v कह लें, n कहना चाहे तो n कह लें, इट्स अप टू यू। तो v का हम नॉर्मली नेबरहुड के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ L व्हेन एवर x बिलोंग टू v डेल्टा ऑफ c व्हेन x इज नॉट इक्वल टू c
यानी कि डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी। तो जब x को इस नेबरहुड से निकालना हो तो उसको हम डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं, तो फिर उसके ऊपर स्टार ले आते हैं, इसको उड़ा देंगे नेक्स्ट कंडीशन को। x इज नॉट इक्वल टू सी बार बार लिखने की हमें जरूरत नहीं है, बार बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब f बिलोंग टू v एप्सिलॉन ऑफ l whenever x बिलोंग टू v डेल्टा ऑफ c, और यहां मैंने स्टार डाल दिया। ये स्टार ये कहता है कि x इज नॉट इक्वल टू c है डिलीटेड नेबरहुड। इसको क्या कहते हैं? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ c, यानी कि इसमें c को हमने निकाल दिया, इसमें c शामिल नहीं है। एक्सेप्ट c, x c नहीं हो सकता, ये डिलीटेड नेबर होती है, नेबरहुड माइनस c, उसमें से c को निकाल देते हैं। चूंकि x इज नॉट इक्वल टू c है, c को हमने मुस्तशना कर दिया, उसको छोड़ दिया है। चूंकि उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लिहाजा उसको हम अंडर कंसिडरेशन नहीं लेके आएंगे। हम उसी की वैल्यू के लिए तो एफर्ट कर रहे हैं, फिर उसको अंदर क्यों लेके आएंगे, राइट? लिहाजा ये जब आप लिखते हैं ये कंडीशन और ज़ीरो लेस देन को छोड़ते हैं तो हमें फिर उस पर बहुत ज़्यादा होता है कि भाई आपको तो उसकी बेसिक का ही नहीं आइडिया, आपने तो सी को उसमें शामिल कर लिया। कॉन्टीन्यूटी भी हो सकता है क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, वहाँ पे सी के ऊपर भी हमें देखना है, लेकिन लिमिट में सी की बात नहीं करते, ठीक है? अगर लिमिट में सी आपका शामिल है तो फिर तो लिमिट नहीं है, वो तो वैल्यू है और वैल्यू लिमिट बन जाएगी, फिर आपको लिमिट की ज़रूरत क्या है? अगर सी के ऊपर फंक्शन अवेलेबल है, बस मैं आपसे ये कहूँ कि मेरा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और मैं कहूँ जी आप मुझे ये बता दें लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, तो 1 पे तो फंक्शन वैल्यू दे रहा है, तो इस किस्म में तो x1 इसमें सीधा डाल दें, 1 बस 1 आंसर आ गया। दिस इज ऑफ कोर्स 1, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 1 के ऊपर फंक्शन वैल्यू दे रहा है, तो तब मुझे यहाँ लिमिट की क्या जरूरत है? f1 1 है, वैसे ही पता चल रहा है f1 1 है, 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल है। जब 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल है तो ये सेंसिबल ही नहीं है कि 1 के ऊपर मैं लिमिट निकालूं, उसकी वैल्यू ही उसकी लिमिट है 1 के ऊपर। तो जनाब लिमिट की बात लेफ्ट और राइट से तभी पूछना पड़ेगा अगर आपको ख़बर नहीं है। अगर आपको ख़बर सारी है, आप खुद से ही जानते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है नेबर से पूछने की, राइट? यू नो बेटर देन दोस, नेबर से भी ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है? ये वही एग्जांपल है कि अगर फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल है तो तब आपको लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई इस केस में तो लिमिट जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी। इस वजह से हम डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहे हैं। डिलीटेड नेबरहुड में जिस नंबर के ऊपर नेबरहुड बनाई जाती है वो नंबर शामिल नहीं होता, उसको हम कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड, राइट? बार्टल की किताब से देखिए, उसने डिफाइन की हुई है। ओके, अब आप देखिए हमारी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर x इस नेबरहुड से है तो उसकी वैल्यू इस नेबरहुड में होनी चाहिए, तब हम कहेंगे लिमिट है। इस बात को देख लेते हैं और लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है? इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, अब इसको मैं इफ देन से लिख देता हूं, राइट? इस बात को इफ देन से मैं लिखता हूं। इसका मतलब यह है कि इफ x belong to v delta star of c, then fx belong to v epsilon of l। अगर x इस नेबरहुड को बिलोंग करे तो उसकी वैल्यू इस नेबरहुड में आ जाए तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट मौजूद है। हमें ये पता चलाना है कि क्या सी की लिमिट के बारे में भी पता चला सकते हैं या नहीं पता चला सकते, राइट? तो इसकी अब हम बात करते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ओके, अब आप देखिए यहां पे जो एप्सिलॉन है ये गिवन है। मैंने आपको कहा था एप्सिलॉन जो है ये लेवल ऑफ टॉलरेंस है। ये क्या है? लेवल ऑफ टॉलरेंस है। ये आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं,
ठीक है जी। अगर आपके पास रुपीज़ हैं और आपको पाउंड में छोड़ने पड़ रहे हैं, लेट से आप कोई कहीं से शॉप पे जाते हैं, कोई आइटम ख़रीदते हैं, तो वो कहता जी 5 पाउंड जो है 95 पाउंड कि वो आपको देता है, तो 5 पाउंड शायद आप ना छोड़ें, क्योंकि 5 पाउंड का हिसाब लगाएं तो वो खासे पैसे बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 95 रुपीज़ का लें तो शायद 5 रुपीज़ आप वापस ना लें, क्योंकि 5 रुपीज़ का कुछ मिलना ही नहीं है, राइट। आप टॉलरेट कर लें, ये है लेवल ऑफ टॉलरेंस। यानी कि जो आप बाटा की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है जी 999 999, 1 रुपया आप ना कभी बकाया लेते हैं, ना उसने कभी आपको बकाया दिया है, ठीक है। आप टॉलरेट कर लेते हैं, ये है लेवल ऑफ टॉलरेंस। लेकिन वहाँ पे अगर कोई और यूनिट होता, ठीक है, सोना ही लेना होता, ठीक है, तो आप उसका बेशक 1 ग्राम भी होता तो आप उसे ले लेते, जी इसको पूरा कीजिए, ये तो पूरा नहीं है, ये तो 99 ग्राम है, मुझे तो 100 ग्राम लेना है, ठीक है। तो इस वजह से ये डिपेंड करता है, ये लेवल ऑफ टॉलरेंस है। तो लेवल ऑफ टॉलरेंस यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। इसलिए हम कभी कभी ये भी लिखते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, यानी कि यू हैव टू चूज़, आपको ये खुद से चूज़ करना पड़ेगा कि आप उस पॉइंट से कितनी ऊपर नीचे स्ट्रिप बनाना चाहते हैं, कितना आप वाया देना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हमारे पास ये एक फंक्शन है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट के ऊपर एल है, ये ऊपर यू नो एल क्या है, एल जो है कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट की लाइन ये होती है, ये 3 की लाइन है, ये 3 प्लस एप्सिलॉन की लाइन है, ये 3 माइनस एप्सिलॉन की लाइन है। यानी कि अगर एफ एक्स इज इक्वल 3 है, एफ एक्स इज इक्वल 3 कांस्टेंट होता है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस 3 यूनिट अबव। सिमिलरली एल की लाइन यहाँ से कैसे गुजरेगी, ये लाइन है, ये है एल आपका, राइट। अब है लेवल ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। एप्सिलॉन यू आर गिवन, तो आप एल आपने चूज कर लिया, जैसे योर एल, और ये आ गया जी। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ, लेकिन आप याद रखिए ज़हन में कि एप्सिलॉन इज वेरी 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 स्मॉल नंबर, वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन स्मॉलर एप्सिलॉन। लेकिन ये आपको बड़ा करके इसलिए दिखा रहा था ताकि आपको नज़र आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। तो ये है जी आपका एल प्लस एप्सिलॉन और ये है जी एल माइनस एप्सिलॉन, राइट। लुक एट, आप देखिए यहाँ से कट हो रहा है, ये आपकी एक्स एक्सिस थी, ये आपकी वाई एक्सिस है, राइट। ये 0, दिस इज योर एल, दिस इज योर एल प्लस एप्सिलॉन, दिस इज योर एल माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ से इसने कट किया तो इसको ये दिस इज योर सी, राइट, और एक यहाँ से कट किया, इट्स योर सी, और सी से ये कट, आप सी से ये पॉइंट जनरेट हुआ है, ये मैं इन दोनों में से जो मिनिमम है, जो नियरेस्ट है, उसको चूज कर लेता हूँ। लेट से ये डिस्टेंस नियरेस्ट है, तो इस डिस्टेंस को मैं डेल्टा मान लेता हूँ, दिस इज योर सी प्लस डेल्टा, दिस इज योर सी प्लस डेल्टा, और फिर इतना ही आप इधर आ जाएं, दिस पॉइंट इज सी माइनस डेल्टा। वैसे तो दो, एक ये जनरेट हुआ था, एक ये जनरेट हुआ था, लेकिन सी के जो नियरेस्ट है, चूँकि डेल्टा को हमारा टारगेट है स्मॉलर एम्फेसाइज करना है, स्मॉलर एम्फेसाइज करना है, तो मैंने इसको डेल्टा मान लिया, ये डेल्टा है, वो जनरेट होता है, डेल्टा आपके एप्सिलॉन से जनरेट होगा। मैं एप्सिलॉन अगर ऊपर कर लेता तो शायद वो इधर से काटता फिर इधर आ जाता, तो ये डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे। आप एप्सिलॉन को चेंज करेंगे, डेल्टा खुद चेंज होगा। एक और एग्जांपल से मैं आपको दिखाऊंगा कि एप्सिलॉन को चेंज करते हैं तो डेल्टा खुद ब खुद चेंज हो जाता है, ओके। ये अब यहाँ से, तो ये आपकी जनाब स्मॉलर रेक्टेंगल बन गई, इट्स योर लुक एट दिस, ये बन गई। अब ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला
this is your V, it's your V epsilon of L, and what is this? This is your V delta of C. This is your V delta of C और स्टार एप्सिलॉन C को शामिल नहीं करना, C के ऊपर चूंकि वैल्यू अवेलेबल नहीं है उसको शामिल नहीं करना। आप देखिए इसकी नेबरहुड से यहाँ से अगर कोई वैल्यू पकड़ते हैं, लेफ्ट नेबरहुड से यहाँ से देखें क्या फंक्शन मौजूद है, यस फंक्शन मौजूद है, राइट पे फंक्शन अवेलेबल है। और मैंने कहा ये माइक्रोस्कोपिक है, मैंने बड़ा करके दिखाया, बेसिकली तो यूं है। ये छोटी सी रेक्टेंगल है, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, डेल्टा इज वेरी स्मॉल, सी इज हेयर, सी की राइट से आप यहाँ पे हैं, सी की लेफ्ट से भी आप यहाँ पे हैं, रेक्टेंगल के अंदर है, इसका अंदर आइडेंटिकल वैल्यूज हैं, लिमिटिंग वैल्यू मौजूद है, लिमिट एग्जिस्ट। यहाँ बड़ा इसलिए दिखा रहा था कि आपको समझ आ रहा है, याद रहे कि ये बड़ी नहीं है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल रेक्टेंगल। और सी के लेफ्ट से अगर आप देखें, ये तो राइट से देखा था, अब सी, ये सी है, ये आपका सी है, ये सी है। अगर सी के लेफ्ट से देखें, यहाँ से आप वैल्यू देखें तो ग्राफ इज अवेलेबल। ऑन द अदर हैंड अगर आपका ऐसा ग्राफ होता, ठीक है, चलो यूं कर देते हैं। तो ये हमारा सी है, सी के राइट पे आप देखते ये आपकी नेबरहुड बन गई, दिस इज वी डेल्टा ऑफ स्टार ऑफ सी। अब देखिए इस नेबरहुड में अगर ग्राफ यू होता तो राइट से हमारे पास ग्राफ इसमें मौजूद नहीं है, इसका मतलब राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो ऊपर चली गई है, राइट लिमिट है लेकिन ऊपर चली गई है, इस डब्बे के अंदर नहीं है। इसका तो चूंकि वो बहुत स्मॉल है, इसका मतलब लेफ्ट और राइट में डेविएशन आ गई, लेफ्ट इसके अंदर मौजूद है लेकिन राइट बाहर निकल गई है, वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब लेफ्ट पे देखिए, लेफ्ट पे ग्राफ अवेलेबल है, इसका तो ग्राफ की पोजीशन यूं थी, राइट ये जो सी था, सी के ऊपर हमारी जो राइट लिमिट ये है, लेफ्ट लिमिट सी के ऊपर ये है, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, राइट की इंफॉर्मेशन और है, लेफ्ट की इंफॉर्मेशन और है, इसलिए हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम तब कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर राइट लिमिट भी वही हो, लेफ्ट लिमिट भी वही हो, दोनों की इंफॉर्मेशन सेम हो, तब हम कहेंगे कि ये लिमिट है। ये क्या होगी? लिमिट। सो यू सी कि ये जो हमारा टिपिकल आइडिया है, x बिलोंग टू, जब भी वेन एवर यू आर टेकिंग x फ्रॉम दिस स्मॉल नेबरहुड, इस स्मॉल नेबरहुड से राइट से लेफ्ट तक कहाँ मिले, तो इस स्मॉल रेक्टेंगल के अंदर c के अलावा, c में तो हमें पता है जी c पे वैल्यू अवेलेबल नहीं है, उसको हमने छोड़ दिया हुआ है, c के अलावा इस स्मॉल रेक्टेंगल में c के राइट पे भी ग्राफ अवेलेबल हो, c और c प्लस डेल्टा के दरमियान भी, और c माइनस डेल्टा और c के दरमियान भी हो, तो तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन अगर एक साइड से निकल जाए बाहर और दूसरी साइड से अंदर है, तो तब हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर हो ही एक साइड, अब दूसरी साइड तो अवेलेबल ही नहीं, ग्राफ है ही नहीं आपके पास, ग्राफ है ही लेफ्ट पे, तो फिर लेफ्ट वाले भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसको कहेंगे कि लेफ्ट लिमिट मौजूद है और लेफ्ट लिमिट को ही लिमिट ऑफ द फंक्शन माना जाएगा। इस तरह से अगर लेफ्ट वाला हो ही ना और हो ही राइट और वो ग्राफ इन साइड मौजूद हो, तो राइट को ही राइट लिमिट ऑफ द फंक्शन मानना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट पे तो इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं थी। हाँ, अगर दोनों पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, राइट पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेफ्ट पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और दोनों जो है इनसाइड हैं इस स्मॉल रेक्टेंगल के अंदर, इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल हाइट के ऊपर मौजूद हैं, दोनों की वैल्यूज़ आइडेंटिकल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस है, वही लिमिट है। लेकिन अगर एक बाहर है और एक अंदर है और दोनों अवेलेबल है, तब हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए इसको थोड़ा सा और अंदाज से देखते हैं। तो वंस अगेन
दोबारा जरा इसको देखिए, रिपीट करते हैं। ये क्या हुआ, यहां पे आइए, यहां पे ये हमारा लिमिट वाला हो गया, इस पे वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ये एल है, ये एल प्लस एप्सिलॉन है, और ये एल माइनस एप्सिलॉन सेम रखनी है जी, चूंकि एल प्लस एप्सिलॉन दिस और यस, ठीक है। आप देखें लेफ्ट साइड से ये हमारा हो गया जी, ये कितना हो गया, ये एप्सिलॉन हो गया, दिस डिस्टेंस इज एप्सिलॉन, और दिस डिस्टेंस ये कितना है, ये भी एप्सिलॉन। आप देखिए यहां से कट लग रही है, यहां से कट लग रही है, एक ये है और एक ये है, जबकि सी हमारा ये है, इट्स योर सी। एक सी के करीब है और एक दूर है, जो नियरेस्ट है उसको डेल्टा मान लीजिए, इसको डेल्टा मान लें, ये पॉइंट सी प्लस डेल्टा हो गया, और इतना ही आप इधर आइए और यहां से भी एक पॉइंट खाएंगे ऊपर, राइट, और दिस इज सी माइनस डेल्टा, और ये आपकी रेक्टेंगल बन गई। It's your small rectangle, and this is this V epsilon of L, and this one is V delta star of C. अब C के राइट से देखिए, ये डिस्टेंस है, अब C के राइट से यहां से अगर कोई लेके जाए, यहां से पॉइंट इसकी वैल्यू चेक करें, यस देयर इज अ ग्राफ, देयर इज अ ग्राफ, यहां से चेक करें, यस देयर इज अ ग्राफ। अब सी के राइट से भी ग्राफ अवेलेबल है और सी के लेफ्ट से भी ग्राफ अवेलेबल है, एंड दिस इज वेरी 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 स्मॉल रेक्टेंगल लाइक दिस, लाइक दिस। अब अगर सी यहां पे है तो सी के राइट से भी वैल्यू यही है, सी के लेफ्ट से वैल्यू यही है। ऑफ कोर्स सी के ऊपर तो वैल्यू नहीं देख रही, तो तकरीबन दोनों लिमिट्स जो हैं सेम है, राइट वाले की नेबर की और लेफ्ट वाले नेबर की दोनों की इंफॉर्मेशन सेम है, दोनों से इंफॉर्मेशन ली जा सकती थी, इसलिए हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, एंड इक्वल टू दिस नंबर व्हाट एवर इट इज, ये आइडेंटिकल है। ओके, ये तो हो गया। और दूसरा, जब एक साइड से ग्राफ, यहां से ग्राफ अगर यूं होता, ऐसे हो जाता, यूं हो जाता, फंक्शन का ग्राफ यूं आता, तो आप जो राइट साइड पे आप देखिए हमारा ग्राफ अवेलेबल नहीं था, राइट साइड पे हमारे फंक्शन की वैल्यू यहां जा रही है, इसका तो ये लेंथ राइट लिमिट है, दिस लेंथ इज राइट लिमिट, इसको मैं ब्लैक से दिखाता हूं, दिस लेंथ इज राइट लिमिट एंड दिस लेंथ इज लेफ्ट लिमिट, दिस लेंथ इज लेफ्ट लिमिट। अब ये लेंथ जो है लेफ्ट लिमिट है, ये लेंथ जो है वो राइट लिमिट है, ये वैल्यू इस वैल्यू से कम है, लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए थोड़ा सा इसको और अंदाज से देखते हैं। तो जब आप ये कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू l, तो ये बात भी सही है। देखिए आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि f(x) टेंड्स टू l whenever x टेंड्स टू c। इसका मतलब क्या है कि f(x) माइनस l टेंड्स टू 0 whenever x minus c tends to 0. This is less than delta, this is less than epsilon. इसका मतलब यह है कि f(x minus l mod less than epsilon whenever x minus c mod is less than delta. You see, once again you have the same definition. इसका मतलब ये जो ट्रेडिशनल बात लिखी जाती है ये आम बात नहीं है, ये भी इसी को एम्फेसाइज कर रही है, एंड कन्वर्सली ये उसको एम्फेसाइज कर रही है, राइट? ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। और तीसरी बात यह है कि ये जो डेल्टा एप्सिलॉन आपकी ये डेफिनेशन है,
इसमें एल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब लिमिट आपने निकाली हुई है, लिमिट आपने निकाली हुई है। तो लिहाजा यहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर है जो एक लिमिट को चेक कर रहा है। इसका तो ये सस्पेक्टेड लिमिट को टेस्ट करता है कि ये जो सस्पेक्टेड रियल नंबर है क्या इस फंक्शन की इस नंबर के ऊपर लिमिट है या नहीं है। ये लिमिट कैलकुलेट नहीं कर सकती एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से आप लिमिट कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक सस्पेक्टेड लिमिट को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वाकई ये लिमिट है या नहीं है। अगर तो x यहाँ से ले और ये कंडीशन वायलेट हो जाए तो इसका मतलब लिमिट नहीं है, और अगर x यहाँ से ले और ये डेफिनेशन भी रिटेन रहे तो हम कहेंगे कि L जो है वो लिमिट ही है करस्पॉन्डिंग टू एवरी x एक्सेप्ट C। ठीक है। अब एक और बात कि इसके लिए एक दो एग्जांपल, जैसे आप देखें कि हमारे पास एक दो एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यू कैन सी, आप देखें ये हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = x² - 1 over x - 1। ये जो फंक्शन है अगर 0 के ऊपर इसकी वैल्यू निकालें, सॉरी 1 के ऊपर, तो 1 - 1 1 - 1 0/0। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है 0/0 क्या है, आई हैव नो आइडिया। ठीक है कि 0/0 क्या आंसर है, इसका मतलब 0 के ऊपर इसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। सो यू हैव अ फंक्शन, ठीक है, इसकी 0 के ऊपर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, f(x) = x² - 1 over x - 1। लेकिन अगर आप लिमिट निकालना चाहें x → 1 over x - 1, तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। हम करते हैं लिमिट x → 1 x - 1 x + 1 over x - 1। अब आप मजे से इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि x अप्रोचेस टू 1 था, इसका मतलब क्या था, x इज नॉट इक्वल टू 1 था। इसका मतलब क्या था, x - 1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो इट वाज अ वेरी स्मॉल नंबर, इट वाज अ वेरी स्मॉल नंबर। तो वो स्मॉल नंबर को आपने स्मॉल नंबर से कैलकुलेट किया। यहाँ x = 1 नहीं था, ये एक स्मॉल नंबर को स्मॉल नंबर से, कोई नॉन जीरो नंबर को उस नॉन जीरो नंबर से कैलकुलेट किया, बाकी ये बच गया। तो बाकी बचा लिमिट x → 1 x + 1। अब आप इसमें 1 डाल देते हैं, लेकिन यहाँ आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अभी तो आपने ये प्ली ली कि x इज नॉट इक्वल टू 1 है, और उससे आपने इसको कैंसिल कर दिया, फिर आपने x = 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कैसे कर दिया। तो देखिए हम सब्स्टिट्यूट जरूर करते हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं ये 2 इसकी लिमिट है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हम कहते हैं कि f(1) इज अप्रॉक्सीमेटली 2 इज इक्वल टू 2 नहीं कहते, वो इसलिए कि अगर मैं ये 1 ना डालता तो आप मुझे कहते जी यहाँ पे 0.9 सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्योंकि x → 1 है। कोई मुझे 0.9 कहता तो आंसर आ जाता 1.9, कोई कहता जी 0.99 सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आंसर आता 1.99, और फिर ये झगड़ा ही रहता। इसका तो जितने जो कोई नंबर बोलता वही लिमिट बन जाती है। जबकि हमारे पास ये फंडामेंटल थ्योरम है, हम बात करेंगे कि लिमिट व्हेनेवर एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक। लिमिट यूनिक होती है, और लिमिट को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहते हैं। तो उसकी यूनिकनेस को प्रिजर्व करने के लिए बेहतर है 1 डाल दें, क्योंकि कोई बंदा और भी आ जाता, वो कहते हैं x → 1 है तो आप 1.002 डालिए, तो फिर 2.002 आ जाता। इसका मतलब 1 के राइट पे भी झगड़ा शुरू हो जाता, 1 के लेफ्ट पे भी। इन्फिनिट लिमिट्स 1 के लेफ्ट पे आ जाती, इन्फिनिट लिमिट्स 2 के लेफ्ट पे आती है, 2 के राइट पे आती। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम, बिकॉज वी हैव अ थ्योरम, लिमिट व्हेनेवर एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक। दैट्स व्हाई आप 1 ही सब्स्टिट्यूट करके इस झगड़े से निकलते हैं, और फिर साथ ही ये कह देते हैं कि ये जो 2 है फंक्शन की 1 के ऊपर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बल्कि हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट भी नहीं कहना चाहिए। ठीक है जी, क्या कहते हैं, इट्स अ लिमिटिंग वैल्यू। ऑफ कोर्स ये अप्रॉक्सीमेशन ही होती है,
लिमिट से ही आप अप्रॉक्सीमेशन देते हैं। ओके, तो एक तो ये हो गया। और अगर आपको ऐसे ना पता होता तो वैसे भी आप देखें, हमारा आइडिया क्या है, व्हाट वी आर डूइंग, हमें 0 पे 1 पे इसका पता नहीं है, हम 1 के राइट से चलाएंगे, हमें 1 के ऊपर इस फंक्शन के पता नहीं है, एफ ऑफ 1 जो है वो 0/0, आई हैव नो आइडिया, मुझे 1 के राइट से चलना चाहिए, मुझे 1 के लेफ्ट से, तो मैंने इसको एफ ऑफ 1 के लेफ्ट से चेक किया, एफ 0.999 यहाँ से चेक किया, अब मैं लेफ्ट को आना शुरू हो गया तकरीबन यहाँ कहीं से 0.99, तो मुझे इसकी वैल्यू मिली 1.99 और फिर मैंने 0.99 और थोड़ा पीछे आ गया तो मुझे मिली 1.99, राइट, और 0, और फिर मैं और पीछे आ गया 0.9 पे चेक किया तो ये 1.900 वैल्यू आ गई। देखिए 0.9 पे ये इसमें बढ़ते बढ़ते और मैं और आगे जाता 0.999 तो ये 1.999 तकरीबन 2 को कन्वर्ज कर रही है, तकरीबन 2 को कन्वर्ज कर रही है, राइट। इस तरह से आप इसी के 1 के राइट से शुरू कर दें, f 1.01 से आप चेक करते हैं, f of 1 पॉइंट, कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे x की 1.01 डालिए, उसका स्केल ले -1 करें, ये करें, तो यू विल सी दैट द आंसर वुड बी 2.001 और 1.001 इसके ऊपर देखें अगर, राइट, तो ये बनेगी 2.010। अच्छा, ये 001 की है और ये 01 की है, थोड़ा सा पहले यहाँ फिर यहाँ ऐसे, तो दिस इज 2.0101 लाइक दिस एंड सो फोर्थ। तो यू सी 1 के राइट से भी एक इन्फिनिट सीक्वेंस है जिसके लिए 1 क्लस्टर पॉइंट है। यू कैन फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ इन्फिनिट वैल्यूज फॉर विच 1 इज अ क्लस्टर पॉइंट, and on the left side you can find a sequence of real numbers for which 1 is a cluster point, right, जो कि 1 के अराउंड क्लस्टरिंग हो रहा है। तो ये वाला सीक्वेंस 0.99 वाली सीक्वेंस 1 को क्लस्टरिंग अराउंड 1 है, 1 इज अ क्लस्टर पॉइंट, तो 1 के राइट से वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 के करीब आ रही है और 1 के लेफ्ट से भी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 आ रही है। दैट्स व्हाई 2 इज द लिमिटिंग वैल्यू, यू कैन से दैट 2 इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, at x is equal to 1. So I can write from these information f of 1 is approximately 2. Instead of writing 1.9999 or 2.00, I can write f of 1 is equal to 2. That's great. मैंने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली एक और एग्जांपल है जो बड़ी पॉपुलर एग्जांपल है, sin x by x, ओके, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर f(x) आप ये ले लें sin x over x, ठीक है, और यहाँ पे भी f of 0 जो है वो 0/0 है, लेकिन इस तरह से 0 से राइट और 0 से लेफ्ट पे जब आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो यू विल सी दैट वैल्यूज़ आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। जैसे अगर आप 0.01 f of 0.01 पे कैलकुलेट करेंगे तो वो 0.9999 लाइक दिस 0.001 पे करेंगे, ठीक है, 01 ये राइट पे होगी। अब लेफ्ट पे आप देखें, लेफ्ट पे आप -0.05 पे आप कैलकुलेट करें f ऑफ -0.05 पे, तो वो भी तकरीबन 0.999 लाइक दिस 583। तो 0 के ये 0 था और 0 के राइट से मैंने 0.01 पे वैल्यू कैलकुलेट की, दिस नंबर इज 0.01 और 0 के लेफ्ट पे दिस नंबर इज -0.05, दोनों पे वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1, सो 1 इज इट्स लिमिट। ले जी, आज हमने लिमिट को डिस्कस कर लिया, 2-3 बातें कि लिमिट व्हेन एवर एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक, मैं थ्योरम भी सॉल्व करूँगा, और लिमिट जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और लिमिट की तभी ज़रूरत पड़ती है जब फंक्शन किसी नंबर पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, और अगर फंक्शन की किसी नंबर पे वैल्यू अवेलेबल है तो वो वैल्यू ही उसकी लिमिट है, फिर हमें लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है।
और लिमिट के लिए हम जो टिपिकल डेफिनेशन बनाते हैं बेसिकली वो नेबरहुड टू नेबरहुड है। अगर डेल्टा नेबरहुड से डिलीटेड नेबरहुड से कोई नंबर लिया जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन नेबरहुड में मौजूद होनी चाहिए, तो तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, आप इसको ज़रा क्लोजली देखिए और समझिए। और वो जो बात मैंने की है कि लिमिट पॉइंट का क्लस्टर पॉइंट हो सकता है ना हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। एक मेरे जहन में एक बात है कि शायद कोई ऐसी एग्जांपल बना ले। टिल डेट अभी तक लोग लिमिट पॉइंट और ये तो कहते हैं कि एवरी क्लस्टर पॉइंट इज़ अ लिमिट पॉइंट, लेकिन साथ ही ऐसी कोई एग्जांपल नहीं देते कि जो लिमिट पॉइंट हो लेकिन वो क्लस्टर पॉइंट ना हो, या हो सकता है ऐसी एग्जांपल हो मेरी इन्फॉर्मेशन में ना हो। तो बहरहाल अभी चूँकि हमें इस डिस्कशन में नहीं जाना, हमें तो क्लस्टर पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए हमने एम्फेसाइज किया है। ठीक है जी, इसको समझिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम इसके थ्योरम्स की बात करेंगे और कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।